मेरी तरफ से नया अभिवादन है। जय मूल निवासी। जय मूल निवासी का मतलब है इंडिजिनियस पीपल्स, जो इस धरती के वासी हैं। इस धरती पर बहुत सारे लोग आए राज करने के लिए जो कि विदेशी थे। उनमें से अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, लेकिन अभी भी विदेशी ही राज कर रहे हैं। यहाँ पर इस मंच पर बैठे हुए मैंने सभी लोगों को सुना है और सभी ने अपनी अपनी तरफ से बहुत शानदार इनपुट्स आपको दिए हैं। बात शब्द की भी है। एक शब्द जंग भी लगातार चालू है वर्ड में, जिसको हम नैरेटिव्स कहते हैं। नैरेटिव्स आपके सेट किए जाते हैं, बदले जाते हैं। आपके सामाजिक नैरेटिव्स को पॉलिटिकल नैरेटिव्स में चेंज किया जाता है। और अगर आप शब्दों को नहीं समझते तो फिर आप अच्छे वकील नहीं बन सकते। मेरा ये मानना है। शब्दों का ओरिजिन, शब्दों का महत्व। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में यहाँ पे बच्चों ने जो किया या हर साल हम करते हैं, उनकी जिंदगी में उन्होंने क्या क्या फेस किया, क्या क्या परेशानियां उठाई, क्या सामाजिक उनकी हालत थी। तो वो तो एक डॉक्टर अम्बेडकर थे जो पढ़ के इतना आगे बढ़ गए, उनको सपोर्ट मिल गई। लेकिन हमारे देश में जो लाखों डॉक्टर अम्बेडकर हैं जिनकी पढ़ाई छुड़वाई जा रही है, जिनके स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जिनकी शिक्षा बंद की जा रही है, उन अम्बेडकर के बारे में वो हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। हम ही लोग हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद किया जा रहा है। हम एक एक पॉइंट को लेकर के हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एजुकेशन को बचाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे, या हम अपनी वोट को बचाएंगे। किस किस चीज को आप बचाने की लड़ाई लड़ोगे? जब तक आप समझते नहीं हो तो किसी और को अम्बेडकर बनने नहीं दिया जाएगा। 100 साल में, अभी 70 साल जो भी हो गए हैं डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में, जितने भी साल हुए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन अभी है जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हो। एक 1950 के पहले था जो हमारे पर राज करने वालों ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, और एक कॉन्स्टिट्यूशन उनके आने से पहले भी इधर लागू था जिसको मनु संविधान या मनु संहिता कहते हैं। तो हमारे साहब ने कहा कि अम्बेडकर साहब ने चैलेंज किया हिंदू कास्ट सिस्टम को। अब यहाँ पे वर्ड की चालाकी मैं आपको बताता हूँ, या समझिए कि इसमें कितनी बड़ी बात छुप जाती है। हिंद नाम जो हमें मिला है, ये फारसी की या पर्शियन डिक्शनरीज में है। हिंद या हिंदू वर्ड जो है, ये किसी भी वेद, स्मृति, गीता या महाभारत पुराण में नहीं है हिंदू शब्द। लेकिन आज इस शब्द के ऊपर आज मुसलमान को भी हिंदू कहा जा रहा है, सिख को भी कहा जा रहा है, एक बुद्ध को भी कहा जा रहा है, लिंगायत को भी कहा जा रहा है। और अभी करीम साहब ने बात की कि SC, ST, OBC, इनको भी हिंदू कहा जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने हिंदू न लिखते हुए उन्होंने SC, ST, OBC में वर्गीकरण क्यों किया, उनको क्यों कानून में जगह दी? ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ा आपके समझने लायक वर्ड है, और आपकी लड़ाई इसी जगह पे है। अगर SC, ST, OBC को आप हिंदू मान रहे हो तो उनके आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं? एक आप खुद को भी हिंदू कहते हो, उनको फंसाने के लिए। एक हिंदू के आरक्षण का विरोध एक हिंदू ही करता है, कोई मुसलमान नहीं करता, कोई सिख नहीं करता है। तो हमारे सर ने कहा कि हिंदू कास्ट सिस्टम को चुनौती दी नहीं, हिंदू कास्ट सिस्टम को चुनौती नहीं दी थी, वर्ण सिस्टम को चुनौती दी थी, जो समाज में
डिवीजन पेश करता है कि ब्राह्मण है तो सबसे ऊपर है, क्षत्रिय 2 नंबर पे है, वैश्य 3 नंबर पे है, 4थे नंबर पे शूद्र यानी ओबीसी है, और 5वें नंबर पे जिसकी गिनती ही नहीं वो अछूत है, जिसको हम छू नहीं सकते। वो ऐसे शूद्र हैं जिनको छुआ नहीं जा सकता, अछूत। तो इसका मतलब जिनको छुआ जा सकता है वो भी शूद्र है, ओबीसी जो है। यानी अगर हमने अपनी कुंडली अगर किसी ने बनवाई है इस्लामिक सिस्टम में तो नहीं बनती, लेकिन ब्राह्मणवाद के कारण सिखों में भी बहुत सारे घरों में कुंडलियां बनी है, जन्म कुंडलियां बनी है, तो उसमें जो वर्गीकरण किया गया है वो मनुष्य का वर्ण उसमें शूद्र लिखा गया है और गण जो है वो राक्षस लिखा गया है। तो आज जो सिस्टम जो चल रहा है, मैंने 3 संविधान का बात किया है। वर्ड्स में बड़ी चालाकी होती है। इंडिया दैट इज भारत। हम आज तक टेलीविजन पे देख रहे थे या आप लोग स्टडी कर रहे थे तो इंडियन पैनल कोड की स्टडी कर रहे थे आप लोग, लेकिन अभी मीडिया में उसको भारतीय न्याय संहिता करके पेश किया जा रहा है। तो ये क्यों शहरों के नाम क्यों बदले जाते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्यों बदला जा रहा है, क्यों आपके सामने नई चीज पेश की जा रही है, इस बात के ऊपर में आप लोगों का ध्यान होना, हम सभी लोगों का ध्यान होना बहुत ही जरूरी है। तो मेरी निगाह में आज लोग संविधान के खिलाफ बात करते हैं, आरएसएस जैसी संस्थाएं हैं, उनके वो लीडर्स होते हैं या उनके जैसे हैं तो वो कुछ भी बोलते हैं और बोलते हैं हमको ये संविधान नहीं चाहिए, हमको मनु संविधान चाहिए, यानी मनु संहिता की बात करते हैं। तो बीएनएस का जो भारतीय न्याय संहिता का जो मैं मौजूदा रूप देख रहा हूं, जिसमें कि संशोधन अभी बाद में कहा गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे सर ने कि बेसिक स्ट्रक्चर, आपको अभी क्वेश्चन भी पूछेगा कि ये ऑल ऑफ द अबव, जिसका आपने जवाब दिया कि सभी लोगों ने कानून की जो मूलभूत बेसिक स्ट्रक्चर को बदलाव के खिलाफ जो कुछ न्याय फैसले होने जा रहे थे, उसके खिलाफ में शायद ये सवाल था भी, उसके खिलाफ में उन्होंने केस किया गवर्नमेंट के साथ लड़ा। तो जो संविधान का जो मूलभूत अधिकार है, जो मूलभूत हमको अधिकार मिले हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स आपके होने नहीं चाहिए, लेकिन अभी अलग अलग नए नए नाम से अलग अलग संविधान बना करके ये मजदूरों का है, ये व्यापारियों का है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट का है, ये किसी और का है संविधान। तो ऐसे संविधान में जो फंडामेंटल में जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें तब्दीलियां हो चुकी हैं और जिसको शायद पढ़ाया भी जा रहा है, जो अभी तक लागू नहीं हुए। तो डॉक्टर अंबेडकर जी को हम याद करते हैं, तो इस समय हम डॉक्टर अंबेडकर जी को याद करके हमने उन्होंने कितनी तकलीफें उठाई वो नहीं, हमको याद करना चाहिए उन्होंने किस चीज के लिए फाइट किया, किस चीज के लिए लड़ाई किया। हमारी लड़ाई सिर्फ संवैधानिक नहीं है, सामाजिक भी है। उनको जो परेशानियां हुई वो सामाजिक स्थिति के कारण, परिस्थितियों के कारण, जो समाज में जो चल रही व्यवस्था थी उसके कारण था। तो उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के लिए इतना मजबूत संविधान तैयार किया। तो जैसे लोहे को लोहा काटता है, आज अगर कोई संविधान बदलने की बात करता है तो सभी लोग कपड़े फाड़ के उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये संविधान नहीं बदला जा सकता, संविधान की किताब नहीं बदली जा सकती, लेकिन संविधान में अगर कुछ नए नए करके संविधान लागू कैसे होता है। आज हम देखते हैं, आप लोग फाइट करते हो, अभी मैडम जी ने संविधान के बारे में समझाया कि कैसे गोली चलती, कैसे फोरेंसिक है, कैसे वो ये है वर्गीकरण करके बताया। तो संविधान में अगर ऐसे
कानून बना दिए गए हैं उनमें छोटी छोटी बातें जो आपके फंडामेंटल राइट्स को कैंसिल करती है। आपको सिर्फ अगर जवाब देना है, आपको किसी से न्याय लेना है, तो एक तहसीलदार के लेवल के ऊपर या सब एसडीएम के लेवल के ऊपर आप अपील नहीं कर सकते। आजकल ऐसे कानून अमल में लाए जा रहे हैं और बना दिए गए। तो ये फंडामेंटल राइट्स को सीधी सीधी चुनौतियां हैं जो कि डेलीब्रेटली की गई है। 20 तारीख से हमारे पहले बोलने वाले सरदार जी ने और मैडम जी ने कि सरकारें बेशर्मी से काम कर रही है। क्या क्या हो रहा है? हमारे देश का विभाजन हुआ वो कोई सामाजिक कारणों से नहीं हुआ था, हालांकि उसको मीडिया के द्वारा सामाजिक लड़ाई या धार्मिक डिवीजन बताया गया, लेकिन हमारी स्टडी के मुताबिक ये वोट का मामला था। अगर मुसलमानों को इस देश से निकाला नहीं जाता, विभाजन नहीं किया जाता, तो इनका जो सोचा हुआ हिंदू राष्ट्र नाम का जो राष्ट्र है, हालांकि ये सेक्युलर नहीं है, ये कहते हैं सेक्युलर वर्ड हटाओ, सेक्युलर वर्ड इसमें से हटेगा तो हिंदू राष्ट्र बन सकता है, क्योंकि सेक्युलरिज्म में सभी आते हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज, और उसमें ब्राह्मण भी आते, ब्राह्मणवाद भी आते, सभी आते, सभी को हक है सेक्युलरिज्म में। लेकिन उसके बाहर जो आपके हालात हमारे जो किए जा रहे हैं, संविधान के द्वारा ही प्रोटेक्ट किया जाता है समाज की कुरीतियों को, और वो हमको सिस्टम में धकेला जाता है। भ्रष्टाचार किसको बोलते हैं? आप कोई बलात्कारी है, कोई मर्डरर है, कोई गलत सामाजिक अंसर है, उसके खिलाफ पुलिस का काम होता है तगड़ा केस तैयार करना, संविधान सबूत तैयार करना। अगर पुलिस वाले वो सबूत ही तैयार नहीं करेंगे किसी के खिलाफ, या देख के करेंगे कि ये शर्मा जी है, इनको हमको रियायत देनी है, ये सिख जी भाई है, इसको थोड़ा ज्यादा पैरालाइज करो, ये बौद्धी है, इसको और ज्यादा करो, ये मुस्लिम है, इसको तो खत्म ही कर दो। ऐसे अगर मानसिकता वाले लोग हमारे सिस्टम में बैठा दिए गए, बलात्कार होता है, बचपन से पढ़ते आए, लेकिन हमने कभी नहीं पढ़ा कि फलाने बलात्कार पे ऐसे 20 साल 40 साल पहले किसी को सजा लगी। मामले रटते रहते हैं, चाहे आपकी प्रॉपर्टी के मामले हो या कोई भी मामले हो, कहीं खत्म नहीं होते। तो संविधान जो है हमारा, वो सिर्फ किताब में नहीं, उसको लागू करने वाले के ऊपर हाथ में संविधान है। विषय लंबा हो रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ आखिर में कि हमको मजबूत संविधान नहीं चाहिए। मजबूत संविधान की अप्लाई करने के लिए हमको मजबूत प्रशासन भी चाहिए, मजबूत अधिकारी भी चाहिए। तो वो मजबूत अधिकारी आपके अब ना बन पाए तो आईएएस आईपीएस को वो लोग ने लेटरल एंट्री से लेना शुरू कर दिया कि मुझे ये अच्छे लगते हैं, चल भाई तू इधर का आईपीएस बन जा, इधर का आईएएस बन जा। लेटरल एंट्री इसको बोलते हैं, जिसमें कोई एग्जाम नहीं, कोई कुछ नहीं। या फिर अगर आप लीगली वो आईएएस आईपीएस की तैयारी करके एग्जाम्स देते हो तो आपको नंबर अच्छे भी आ जाते हैं 100%, तो आपको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है। ये ऐसे हमारी प्रतिभा को आगे आने नहीं दिया जा रहा। तो हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो लड़ाई है, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जो नहीं है। आज आप वोट को देखिए, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम दिए सर्च। पहले लड़ाई होती थी तलवार से, राजा बनते थे तलवार से, आजकल बनते हैं वोट से। तो वोट से जो बहुजन समाज है, एससी एसटी ओबीसी है, ये अपना नेता ना चुन ले, इसके लिए आज वो वोटों को काटने के लिए वो एसआईआर कहते हैं। मैं उसको सिर्फ कहता हूँ कि आपका वोट मतलब आप प्रेजेंट है, और आपका वोट अगर रिवीजन से कट गया, आपका सर कट गया, यानी आप मर गए। तो आपका वोट अगर आपका हक नहीं है तो आप मृत्यु के समान ही, आप अपना हक नहीं ले सकते। मुर्दा आदमी हक नहीं ले सकता। हमें जिंदा रहना है, हमें अपना वोट का हक भी बचाना है। वोट का हक हमें बचा लिया हमने। आज इन्होंने
इलेक्शन कमीशन को एक तरह का बना करके उसको एकदम से ये कर दिया है, अभय दान दे दिया। अभय यानी उसको कोई सवाल नहीं पूछ सकता। मैं टाइम कंक्लूड करूँ। तो बहुत कुछ आप देख सकते हैं कि आपकी वोट काटी जा रही है, आपके हक छीने जा रहे हैं। ये वोट का मामला सिर्फ आपका कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास अभी अपनी मर्जी के आदमी आगे खड़े हो जाएंगे, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, वो हमारे हक की बात नहीं करेंगे। इस तरह से आपका वोट भी छीना जा रहा है, आपका हक भी छीना जा रहा है। हम डॉक्टर अम्बेडकर को याद करते हैं, ये सिर्फ एक परंपरा बन के रह गई है, ये सिर्फ एक हर साल की परंपरा। इससे कोई विचारवान व्यक्ति अगर पैदा होता है, सोचवान पैदा होता है, या इन बातों से कोई सोच लेके जाता है और उसके ऊपर काम करता है, तो वो उसके जीवित होने का प्रमाण है। नहीं तो फिर हम जीवित नहीं है। मैं भी आपके साथ में मुर्दा ही हूँ। अगर हम इस बात पर बोल नहीं सकते, इस पर कुछ काम कर नहीं सकते, तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता था, शायद आप सब समझ गए होंगे। और अगर मेरी बात से कोई असहमत भी है तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। जी धन्यवाद। तो आप सभी, डॉक्टर अम्बेडकर हमारे आदर्श हैं। उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी में ये किया, आज हमको उनको समझना है और हमको अपने हक की लड़ाइयाँ लड़नी है। और आप बच्चे हमारा भविष्य है, हमारे आज के आने वाले समय के लड़ाके आप हो। तो शब्द जंग को भी समझिए और कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझिए, और उसको बदले जाने के बाद में जो उसके अंदर आप कल हमारे हक छीनने के लिए लड़ोगे, अगर आप संशोधनों पर लड़ोगे तो, क्योंकि उसमें हमारे मूलभूत हकों के अनुसार छेड़छाड़ की गई है। तो ये भी आपके हाथ में, कौन से पॉइंट पे लड़ना, कौन से पे नहीं लड़ना। आप हमारा भविष्य है। तो मैं चाहता हूँ, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और कोई गलती शब्द कह गया हूँ, किसी को दुख लगा हो, तो बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। हमारा सर वो कर दिया SIR के थ्रू। This is the end of our program with a vote of thanks.